नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर ही देखा होगा कि 55 यानी 55 उन प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। हाँ दोस्तों, यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोगों को इस ही वीडियो से मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कम से कम 2 या 3 बार पूछे गए हैं। दोस्तों, 55 ही प्रश्न या 55 प्रश्नों के बारे में ही जानकारी आपको नहीं, अलग से भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आप लोगों में से जो लोग या जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों आप लोग एक बार लाइक कर दें। और बाकी दोस्तों, जब आप लोग को यह पूरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में इसको आप लोग शेयर भी करिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि सर, ये जो भी प्रश्न आप हम लोग को दिए हैं वो हम लोगों के लिए किस हद तक या किस सीमा तक लाभकारी साबित होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की। यदि कोई व्यक्ति कभी भी गलती नहीं करता है, एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, इसका मतलब क्या है? यदि किसी ने कोई गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, यानी कि गलती किससे होती है? जो नया करने की कोशिश करते हैं। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, फेल और पास होने से घबराना नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, आप लोगों को वही प्रश्न इस वीडियो में दिए जाएंगे जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्रश्न को देखिए और दोस्तों, लिखना नहीं है। इसके साथ जो भी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी उसे केवल आप लोग सुनते रहिए, क्योंकि पूरा वीडियो ख़त्म होते होते इसमें से बहुत से प्रश्न और उसका उत्तर आप लोगों को तैयार करवा दिया जाएगा इसी वीडियो में। वो कैसे? तो बार बार रिपीट करके। आइए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है, कह रहा है क्या, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? मतलब कह रहा है कि जो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी उसमें अंग्रेजों के तरफ से कौन सा भाग लिया था? तो देखिए 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसमें अंग्रेजों की तरफ से किसने? तो हम लोग के रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने भाग लिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अब हेक्टर मुंडो, तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों के तरफ से हेक्टर मुंडो ने भाग लिया था। अब देखिए दोस्तों, कुछ और लड़ाइयों के बारे में आप लोग यहीं पर सुन लीजिए। देखिए 1191 ईस्वी में कौन सा? तो तराइन का प्रथम युद्ध। यह किसके बीच होता है? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें कौन हारता है? तो मोहम्मद गोरी हार जाता है। वैसे ही फिर 1192 की बात कर ले तो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। यह किसके बीच? तो ये भी पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच। तो इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। फिर ऐसे ही बात कर लीजिए 1194 में तो चंदावर का युद्ध होता है। यह किसके बीच? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद। इसमें कौन हारता है? तो इसमें जयचंद हार जाते हैं। वैसे ही एक और इम्पॉर्टेंट 1526 इसमें कौन सा युद्ध? तो पानीपत की पहली लड़ाई। यह किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब कौन हारता है? तो इब्राहिम लोदी हार जाता है। एक और युद्ध देख लीजिए 1527 ईस्वी में कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। यह किसके बीच में? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। कौन हारता है? तो राणा सांगा हार जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। मतलब कि जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों के तरफ से कौन आया था? तो रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हास्टिंग, हेक्टर मुनरो, चार्ल्स आयर कुट। तो कौन आया था? हेक्टर मुनरो। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या? हेक्टर मुनरो आया था। किसके तरफ से? तो अंग्रेजों के तरफ से। और इसमें देखिए दोस्तों, यह एक तरफ में कौन था? तो एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ कौन? तो मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय था। यह कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है क्या,
कह रहा है देखिए क्या, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की। अब देखिए जो तीसरा आंग्ल अंग्रेज या मैसूर मराठों के बीच जो युद्ध हुआ उसमें रोकने के लिए तीसरे को कौन सी संधि हुआ था, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि, बदनूर की संधि। तो कौन सा हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, फिर आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है क्या कि अब देखिए राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी। यह कौन दिया था, हेस्टिंग था, कैनिंग था, विलियम बेंटिंक था, डलहौजी था। तो कौन था, तो डलहौजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या, डलहौजी। अब देखिए थोड़ा सा और यहाँ पर जान लेते हैं हम लोग। देखिए पहले इसके अंतर्गत मतलब कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन सा, पहले सतारा, फिर जैतपुर, फिर संभलपुर। इसको याद रखिए क्या क्या, सतारा, जैतपुर, संभलपुर। ठीक, उसके बाद देखिए डलहौजी 1853 में क्या, तो रेल प्रारंभ करता है और 1854 में डाक टिकट का प्रचलन करता है। कौन, तो डलहौजी। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 1853 में रेल और 1854 में डाक टिकट किसने प्रारंभ किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका ही सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और देखते हैं। देखिए आगे क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्या, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। गुरु अंगद देव ने, गुरु रामदास ने, गुरु अमरदास, ऑप्शन सी है गुरु रामदास, ऑप्शन डी है गुरु अर्जुन दास। तो देखिए कौन किसकी जीवनी कर रहा है, तो गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी है, तो गुरु अर्जुन देव ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब अर्जुन देव के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। अर्जुन देव को देखिए सिखों के 5वें गुरु थे। कौवे गुरु थे, तो 5वें गुरु थे। इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सच्चा बादशाह भी। हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल का निर्माण भी किसने कराया, तो अर्जुन देव ने कराया। और फिर देख लीजिए आदि ग्रंथ की रचना किसने कराया, तो अर्जुन देव ने कराया। बस इतना आप यदि जानकारी रखते हैं तो आपका यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होगा। कहाँ से, तो अर्जुन देव से। दोस्तों आप इस श्रृंखला के सारे प्रश्न को करिए। जैसे ही इन सारे प्रश्न को आप लगा लेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री के उन प्रश्नों पर आपका पकड़ हो गया जो बार बार रिपीट होता है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग दोस्तों अपने समय को बचाते हुए अपने कार्य को पूरा करेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। अब कह रहा है कालक्रम को बताना है तो कैसे कैसे हुआ था। पहला ऑप्शन दिया है नानक देव, रामदास, अमरदास, अंगद देव। दूसरा ऑप्शन दिया है तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह। तीसरा ऑप्शन दिया है गुरु नानक देव, अंगद देव, अर्जुन देव, रामदास। चौथा ऑप्शन दिया है अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। तो देखिए इसमें एक सही क्रम कौन सा है, तो डी है क्या, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। देखिए इनके सिख धर्म के संस्थापक कौन, तो गुरु नानक देव। इनका जन्म कहाँ होता है, तो तलवड़ी नानकाबाद बोलते हैं, वो तलवड़ी में होता है। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो करतारपुर में होती है। इसके बाद देखिए पहले गुरु नानक देव, उसके बाद इनका क्रम एक बार देख लीजिए। गुरु नानक देव, फिर कौन आते हैं, तो अंगद आते हैं, फिर अमरदास आते हैं, फिर रामदास आते हैं, फिर अर्जुन देव, फिर हरगोविंद, हर राय, फिर हरकिशन, उसके बाद तेग बहादुर। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब एक दो सेंटेंस भी जान लीजिए। देखिए जैसे आपसे पूछ देता है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार तो अंगद ने किया था। गुरु अंगद ने, किसने, मतलब कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया था। वैसे ही पूछ लीजिए
अब पूछ लेता है कभी कभी क्या, अमृतसर नगर किसने बसाया? तो रामदास ने। किसने बसाया? तो रामदास ने। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मैसूर में, कुरगाम में, श्रीरंगपट्टनम में, वाड़ीभाष में। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या, हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए थे? अब देखिए इसमें से कौन कौन से भारतीय राज्य, तो पहला ऑप्शन दिया है क्या, झांसी, नागपुर व त्रावणकोर। दूसरा ऑप्शन दिया है झांसी, नागपुर व सतारा। तीसरा ऑप्शन दिया है झांसी, सतारा व मैसूर। चौथा ऑप्शन दिया है मैसूर, सतारा व भावनगर। तो कौन सा, झांसी, नागपुर व सतारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हड़प नीति किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। बस इतना आप जानकारी रखिए एक साथ। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने। तो याद रखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत पूछ लेता है। तो सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? तो मराठों ने विरोध किया था। किसका? अंग्रेजों का। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? कह रहा है कि अवध को, उड़ीसा को, वर्मा को, संयुक्त प्रांत को। तो किसको डलहौजी ने कुशासन के आधार पर किसको मिलाया था? तो अवध को मिलाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? अब देखिए अभी आप लोग को हम बताए हैं, आप लोगों में से जिन लोगों को अभी याद है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोगों को अभी 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा ऑप्शन को पढ़ने के बाद। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन ने, गुरु गोविंद सिंह ने। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और लिखते लिखते मेरे बात को भी सुनते रहिए। देखिए दोस्तों, लिखने और बोलने से दो चीज़ें होती है। जो आपके अंदर मतलब आपके दिमाग के अंदर जो डाउट रहता है या जो कन्फ्यूजन रहता है वह दूर होता है। आप जैसे ही किसी को कुछ बोल के बता देते हैं तो आपके दिमाग के अंदर जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रहता है वह बाहर आ जाता है। तो आपको जब भी कुछ लिखने का अवसर मिले, कुछ बोलने का अवसर मिले या बोलने का अवसर न मिले तभी भी आप बोलने का अवसर बनाएं, तो आप जल्दी अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, वह कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो आदि ग्रंथ किसने? तो गुरु अर्जुन देव ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, सती प्रथा का अंत करने वाला ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? कह रहा है लॉर्ड डलहौजी को, फिर कह रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिक को, फिर कह रहा है लॉर्ड ऑकलैंड को, फिर कह रहा है लॉर्ड कैनिंग को। तो देखिए किस चीज़ की बात कर रहा है? तो बात कर रहा है क्या, सती प्रथा का। ठीक है, और सती प्रथा का अंत करने वाला कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब दोस्तों इसके साथ आपको और कुछ फैक्ट चीज़ें दी जाती है, उसे भी आप ध्यान से केवल सुने। देखिए अगर बात करें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटाकाफ को। किसको? चार्ल्स मेटाकाफ को। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एनबरो को। किसको? लॉर्ड एनबरो को। फिर पूछ दे नरबली प्रथा का अंत तो लॉर्ड हार्डिंग को। किसको? लॉर्ड हार्डिंग को। और 1872 में पहली जनगणना किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय में। फिर अब आगे पूछ देता है जीटी रोड लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। हड़प नीति आप लोग जानते हैं किसके? लॉर्ड डलहौजी को।
और इलाहाबाद की संधि होती है वो किस सन में होती है, तो 1765 ईस्वी में। आपको इतनी जानकारी रखनी है। आइए फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण मतलब कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। कह रहा है क्या, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय। तो कौन, किसने ड्रेन ऑफ वेल्थ, किसने, दादा भाई नौरोजी ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या, दादा भाई नौरोजी। अब इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम रखते हैं। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय यानी कि 20 रुपया किसने बताया कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया, तो दादा भाई नौरोजी ने। इनकी एक पुस्तक है क्या, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। कौन, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, किसकी पुस्तक है, तो दादा भाई नौरोजी जी का। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे बार बार यह पूछा जाता है। कब दोस्तों, तो बार बार पूछा जाता है। दोस्तों देखिए इसे आप लोग एक बिल्कुल नॉर्मल सुनिए, और कभी भी आप लोग का पेपर हो तो इसको आप लोग सेव करके रखिए, बस एक रिवीजन करके, मतलब कि आप जैसे कि स्पीड को अपने अनुसार, आपके अनुसार जो हो 1.25 मतलब जो चाहें, तो इसे आप केवल रिवीजन करके जाएं। आपके प्रश्न मतलब कि अगर पूछे जाते हैं इतिहास से तो इस वीडियो से मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था। कह रहा है क्या, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हास्टिंग, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए क्या कह रहा है कि क्या, कौन सा बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त, जिसे क्या कहते हैं, इस्तमरी बंदोबस्त या जिम्मेदारी बंदोबस्त। ठीक है, तो कौन इसका था, कौन, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और कब का, तो 1793 ईस्वी में। कब, 1793 में, इसे भी याद रखिए। और इसके अंतर्गत ही एक क्या होता था, सूर्यास्त कानून। सूर्य अस्त कानून क्या होता था कि सूर्य के डूबने के पहले आप अपना लगान जमा कर दें, वो क्या होता था, तो सूर्य अस्त कानून होता था। अब देखिए अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। हम लोग ने क्या जाना, तो अभी अस्थाई बंदोबस्त जान लिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऐसे ही देखिए रैतवाड़ी पूछ लेता है, तो रैतवाड़ी बंदोबस्त कर्नल रीड एवं मुनरो। कौन, कर्नल रीड एवं मुनरो। ऐसे ही पूछ ले महालवाड़ी बंदोबस्त, तो हाल्ट मैकेंजी। कौन, हाल्ट मैकेंजी। ठीक है, तो हम लोग का इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था। दोस्तों मैं आप लोगों को अभी बताया हूँ, तो एक बार आप लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका उत्तर क्या होगा, मतलब कि कब, 1753, 1793, 1762, 1803। मैं आप लोग को अभी बताया हूँ, आप लोग को मैं 5 सेकेंड का समय देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखिए ये कब, 1793 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र यानी वुड डिस्पैच 1854 को, हंटर आयोग 1882 के प्रतिवेदन को, रैले आयोग 1902 के प्रतिवेदन को, सैडलर आयोग 1917 के प्रतिवेदन को। तो क्या हुआ यह, तो वुड के घोषणा पत्र 1854 को क्या कहा जाता है, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, यानी कि हम लोग को ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि
द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र दत्त, आर.डी. भंडारकर, रजनी पामदत्त। तो कौन है? तो रमेश चंद्र दत्त द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या, वर्ष 1929 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अभी आप लोगों को बताया गया है, और आप लोगों में से जिन लोगों को याद है तो वो लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखेंगे। दोस्तों आप लोग लिखने और बोलने से पीछे ना हटिए, और जिन्हें लिखने की इच्छा नहीं है वह बोल भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर कुछ और देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं क्या, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त। तो क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों फिर अगला प्रश्न। तब तक देखिए यहाँ पर एक कोटेशन लिखा गया है छोटा सा, चाहे होगी ठोकरें हजार मैं सफलता रहूँगा। यानी कि क्या, अगर मैं किसी कार्य को करता हूँ तो बाधाएं अनेक आएगी, फिर भी मैं रुकूंगा नहीं, गिरूंगा उठूंगा पर निरंतर चलता रहूँगा। हाँ दोस्तों, ये नहीं है कि अगर किसी कार्य को करना है तो उसमें बाधाएं आएगी तो उस समय हतोत्साहित होना एक मतलब कि लाजमी बात है, और घबराना भी एक पार्ट ऑफ लाइफ ही है। लेकिन बस क्या करना है, तो हम लोगों को बाहरी मोटिवेशन नहीं, आंतरिक मोटिवेशन से कभी रुकना नहीं है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आइए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। किस समाज की? तो सत्य शोधक समाज की, ठीक है। अब देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा, श्री नारायण गुरु द्वारा, ज्योतिबा फुल्ले द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ज़्यादा किस पर? तो विधवा विवाह पर जोर दिया है। और सत्य शोधक समाज की बात कर रहा है तो क्या? ज्योतिबा फुल्ले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। और दो तीन इम्पॉर्टेंट सभा उसको जानते हैं। देखिए क्या, ध्यान से सुनिएगा, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। कौन? आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, यह किसने? तो राजा राम मोहन राय। किससे? तो राजा राम मोहन राय। देखिए ब्रह्म समाज कभी भी पूछे तो उसके संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। अब इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, हम लोग के जो भगवान श्री राम प्रभु रहे हैं वो क्या वन में ज़्यादा जिंदगी काटे हैं, वो एक ब्राह्मण की तरह। तो ब्रह्म से याद रखिए राजा राम मोहन राय। फिर देखिए तत्वबोधिनी सभा पूछ लेता है तो देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। प्रार्थना सभा पूछ लेता है तो कौन? डॉक्टर आत्माराम पांडु। क्या? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज पूछ लेता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत पूछता है। रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ये भी बहुत पूछता है, ठीक है। तो आइए फिर हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, जयदेव, कालिदास। तो कौन है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक? दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसने किया था? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन? रामकृष्ण मिशन, ये भी दोस्तों बहुत पूछ लिया जाता है।
ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो कौन? स्वामी विवेकानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कह रहा है क्या कि सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, इनमें से कोई नहीं। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने? सैयद अहमद खां ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, कह रहा है क्या, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह को। तो किसे आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है? क्यों? इन्होंने क्या, जो हम लोग के आधुनिक भारत में है, महिलाओं को महत्व, माने समाज के प्रति उत्थान के बहुत कार्य किए हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो कौन थे? राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? क्या कह रहा है? तो प्रार्थना समाज कह रहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि ये देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि किसकी इसकी स्थापना तो क्या कौन किए थे? तो आत्माराम पांडु। लेकिन कह रहा है किसकी? तो इसमें कौन? केशव चंद्र सेन ने अपनी क्या दी थी? तो इनकी भी प्रेरणा थी, माने इन्होंने ही गाइड किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर, सीएन मुदालियार, टीएम नायर। तो कौन? श्री नारायण गुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। कह रहा है क्या, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, एनसी रंगा, पीसी जोशी। तो किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या, गुलामगिरी का लेखक कौन था? अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, पेरियार। तो गुलामगिरी के लेखक कौन? ज्योतिबा फुले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, कर आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? एमजी राणे, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। तो किसे कहा जाता है? वी आर अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936, 1937, 1938, 1939। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत पूछे जाता है। तो कब गठन हुआ था? 1936, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? मेरठ। और देखिए फिर अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है क्या, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था
चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 1857 की क्रांति से मतलब कि यह पूछा जाता है कि किस क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था या वहाँ से कौन लीडरशिप के रूप में आए थे। तो एक बार हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली के तरफ से बहादुर शाह द्वितीय, लखनऊ बेगम हजरत महल, बहुत प्रश्न पूछता है। कानपुर से नाना साहब, इनका बचपन का नाम या इनको क्या, धुंधु पंत, ठीक है। ग्वालियर से कौन, तो तात्या टोपे। झांसी से कौन, महारानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से कौन, तो लियाकत अली। और बिहार के क्षेत्र से अवध, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। आइए फिर हम लोग बात करते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? कौन? मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम। तो कौन था? मंगल पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। बेगम हजरत महल के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया गया था? लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। तो किससे? तो लखनऊ से। कहाँ से बेगम हजरत महल? तो लखनऊ से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। तो कानपुर में कौन किया था? तो नाना साहेब। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन? तो नाना साहेब किए थे। कहाँ पर? तो कानपुर में, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? कौन? आरसी मजमूदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर, अशोक मेहता। तो किसने कहा था? तो इसको 1857 को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? तो वी.डी. सावरकर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या? वी.डी. सावरकर। और थोड़ा सा जान लेते हैं इन्होंने और क्या कहा था। तो इसे सुनियोजित स्वतंत्रता भी कहा था। और अशोक मेहता डिज़रायली ने इसे क्या कहा था? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, ठीक है। तो इसका उत्तर हम लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1985 ईस्वी के प्रसिद्ध है। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, प्लासी के युद्ध के कारण, बक्सर के युद्ध के कारण। तो देखिए प्लासी का युद्ध तो यह इधर हुआ ही नहीं है। 1885 में क्या हुआ है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय। तो किसे? दादा भाई नौरोजी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. हुम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. हुम, ये 2 बार लिख दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर
हो जाएगा। दोस्तों आप लोग भारतीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। इसकी स्थापना, बस आप लोग सुनिए 2 मिनट तक। इसकी स्थापना कब? तो 28 दिसंबर 1985 को। कब? 28 दिसंबर 1985 को। इसकी संस्थापना किसने की थी? ए ओम हुम ने। और कहाँ पर? तो स्थान था बम्बई। ठीक है। अब देखिए, डफरिन जब भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई, राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो डफरिन ने इसे क्या कहा? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। डफरिन का यह स्टेटमेंट है। कर्जन ने फिर कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। 2 लोग को याद रखिएगा। और तिलक जी ने क्या कहा? भीख मांगने वाली संस्था। ठीक है। और गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो इसे समाप्त करने का सुझाव दिया था। अब देखिए 1885 में इसका प्रथम अधिवेशन होता है। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कहाँ पर? बम्बई में। और इसके अध्यक्ष कौन? अभी हमने बताया क्या? WC बनर्जी। ठीक है। एक इसको याद रखिएगा पहला। और फिर देखिए एक होता है क्या? 1857 में मद्रास में। ठीक है, यह तीसरा। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो पहले मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। ठीक है। उसके बाद और एक याद रखिएगा 1907 का बहुत पूछता है, सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने। कौन? रास बिहारी बोस। उसके बाद एक याद रखिएगा 1916 ईस्वी। कौन? तो लखनऊ अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार। ठीक है। उसके बाद एक याद रखिएगा 1924 का अधिवेशन। कौन सा? बेलग्राम का अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गांधी जी ने। और मात्र एक बार ही गांधी जी ने अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है। कितने बार? तो एक बार। और एक आप और याद रखिए 1925 का। कौन? तो कानपुर का अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो सरोजिनी नायडू ने। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। कौन? सरोजिनी नायडू। और एक और देख लीजिए 1929 का अधिवेशन। कौन? लाहौर का अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें क्या रखा गया? पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया। ठीक है दोस्तों, यदि आप इतना बस एक बार 2 बार सुन लेते हैं तो इतना से बहुत प्रश्न हल हो जाएंगे। ठीक है। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या? देश बंधु की उपाधि संबंधित है किनसे? कह रहा है क्या? VR अम्बेडकर, चित्तरंजन सी दास, बिपिन चंद्रपाल, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देश बंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को। यानी कि ऑप्शन नंबर भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है क्या? किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो किसने कहा? तो यह किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है क्या? वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कोलकाता। तो कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे देखिए। देखिए फिर क्या कह रहा है। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1932 में, 1928 में, 1931 में। तो कब हुआ था? 1930 में। ठीक है। आगे देखते हैं फिर। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, यह तो 1942 का है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, रॉलेट आंदोलन। तो किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे मदन मोहन मालवीय,
बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है क्या, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किए थे। ये भी दोस्तों बहुत पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ की थी। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। तो किसने? विनोबा भावे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे कौन? वारेन हास्टिंग, उसके बाद कह रहा है सर विलियम जोन्स, उसके बाद कह रहा है जेम्स मैकिन्टॉश, जेम्स, उसके बाद क्या दिया है, जेम्स प्रिंसेप। तो कौन थे? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1884 में जो स्थापित हुई थी सर विलियम जोन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? चित्रा, गोदान, डाकघर, आनंद मठ से। तो इसका उत्तर क्या होगा? हम लोग जानते हैं किससे, तो आनंद मठ से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हम लोग अभी तक 50 कर लिए और हम लोग को 5 प्रश्न हल करना है। अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि प्रश्न के स्तर क्या रहे हैं। दोस्तों आप लोग को ऐसे ही सारे सब्जेक्ट से उन प्रश्नों को आप लोग के सामने लाया जाएगा जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू की थी? रामनाथपुरी, DC कुमार, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास। तो किसने की थी? तारकनाथ दास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या? तारकनाथ दास। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान। तो किसके? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के तहत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, मार्टेंग्यू सेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो कब का? भारत सरकार अधिनियम 1919 की। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद आदिल शाह। तो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐसे ही संविधान का, ज्योग्राफी का, हिंदी का वीडियो मिलेगा जो कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला है। और दोस्तों आप लोगों के लिए हमारी टीम इतनी मेहनत कर रही है, तो दोस्तों आप लोग जाते जाते इस वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों आप लोग अपने प्रिय मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों में से जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार जुड़ जाइएगा। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 55 प्रश्न को अब कर ही लेंगे और अभी तक आप लोगों से वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोला गया है, तो आप लोग अपना कर्तव्य निभाइएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है तराइन की पहली लड़ाई 1991 में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को शुरू में बताया गया है, तो आप लोगों में से जो लोग सीरियस अभी तक इस वीडियो को देखे हैं, सभी लोग देखे हैं इतना हम जानते हैं, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और साथ ही दोस्तों ये फीडबैक भी दीजिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियो को आप लोग की ज़रूरत है कि नहीं। सारे सब्जेक्ट को आपको जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न आप लोग को दे दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को चैनल से जुड़ना होगा। एक और यहाँ पर कोटेशन देख लीजिए, भीड़ में शोर मचाने वाले अक्सर भीड़ ही बन जाते हैं,
खामोशी से मेहनत करने वाले अपनी मंजिल पा जाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग को मेहनत साइलेंटली करना है। तो दोस्तों आप लोग अपना कर्तव्य निभाइए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए और जाते जाते दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम लोगों ने इतने कम समय में, देखिए दोस्तों नंबर तो 55 प्रश्नों का ही है, लेकिन हम लोगों ने साइड से भी कितने प्रश्नों को तैयार किया है। तो दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिए, हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद।